है, आप शुद्ध रूप से कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, हम इससे सहमत नहीं है। नहीं, वोकैबुलरी तो चेंज हो ही गई है गुरु। अब 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मतलब 80% हिंदू 20% मुसलमान, मतलब 80% वो कौन लोग हैं? अराजकता के साथ हैं। वो कौन लोग हैं? 80% मतलब हिंदू है ना, 20% वो विकास के साथ हैं, 20% मुसलमान हैं, वो विनाश के साथ। तो पश्चिम तय करेगा यूपी में किसकी होगी विजय गुरु? संदीप जी, आपके प्रारंभिक प्रबोधन को हम सुन रहे थे और कुछ बातों से हम वेहेमेंटली डिसएग्री करते हैं जी। मुजफ्फरनगर में दंगे किसके शासनकाल में हुए ये हम सब जानते हैं। अब दंगों से लाभ किसका होता है, कितना राजनीतिक लाभ होता है, आप शुद्ध रूप से कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, हम इससे सहमत नहीं है। ये बिल्कुल, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है और आप एंटाइटल्ड हैं अपने ओपिनियन की। नहीं, मैंने कहा लाभ लेना, देखो दो फर्क होते हैं कि लाभ आपने लिया या लाभ हुआ। मैं कहता हूं लाभ हुआ, और ये मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि 2012 में आपके हाथ कितनी सीटें आई थी, वही आंकड़ा मैंने दिया 10, 58 में से 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 53 हो जाता है, अ ह्यूज जंप ऑफ 43 सीट्स। तो लाभ तो हुआ। शायद कनेक्शन का इशू होगा, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 में हमारे सांसद आए, 2017 में हमें प्रचंड बहुमत मिला, 2019 में हमें प्रचंड बहुमत मिला। जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। क्या इसके पीछे कारण वही है क्या? मुझे नहीं लगता है। देखिए, जब तक आपकी नीति, आपका नेतृत्व और आपकी नीयत ये स्पष्ट हो तो आजकल वोटिंग इस पे होती है। देखिए संदीप जी, 2014 के बाद भारतीय राजनीति का जो व्याकरण है, द पॉलिटिकल वोकैबुलरी हैज गॉन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपको स्वीकार करना होगा। नहीं, वोकैबुलरी तो चेंज हो ही गई है गुरु। अब 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मतलब 80% हिंदू 20% मुसलमान। वोकैबुलरी तो चेंज हुई है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, वो क्या कह रहे थे 80-20 की लड़ाई का क्या मतलब है, वो थोड़ा समझा दीजिए। 80-20 में आपका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है 80% वो लोग हैं जो विकास के साथ हैं, 20% वो लोग हैं जो विनाश के साथ हैं। अच्छा, मतलब 80% वो कौन लोग हैं? अराजकता के साथ हैं। वो कौन लोग हैं? 80% मतलब हिंदू है ना, 20% वो विकास के साथ हैं, 20% मुसलमान हैं, वो विनाश के साथ हैं। नहीं, ये आप बोल रहे हैं संदीप जी। नहीं, तो बता तो दीजिए वो 80% कौन है? ये आंकड़ा कहां से लाए, कौन सी स्टडी सर्वे कराया? नहीं, देखिए 80% लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 में समर्थन दिया है और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अब इसी हिंदी हार्टलैंड में, हम भी बिहार से आते हैं, 1585 की बात होती थी, 1585 की बात होती थी, आप मानेंगे इस बात को? लेकिन आज, तो देखिए आज जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप दंगे की बात को लेकर क्या आए थे? हम तो तैयारी करके आए थे कि भाई हमने गन्ना के क्षेत्र में क्या किया है, हमने पैडी में कितना एमएसपी दिया है, हमने गेहूं में कितना रिकॉर्ड एमएसपी दिया, हम तो उसकी तैयारी करके आए थे। नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे ना, सब चर्चा होगी। चर्चा उसी पे होनी चाहिए संदीप जी, चर्चा उसी पे होनी चाहिए। और 21वीं सदी का जो वोटर है, 21वीं सदी, मैं 21वीं सदी का एक युवा हूं, और जानबूझ करके मतलब इस प्रकार से नैरेटिव चेंज करना, अब आप कह रहे थे वो दंगा वाला नहीं, आपने 80-20 वाले बात पर कहा कि इतने लोगों ने वोट दिया था। आपको 2017 में 41.5% वोट मिला और 49-50 के करीब लोकसभा चुनाव में मिला। तो ये 80% का आंकड़ा कहां से लेकर आए? अरे 80-20 का मैंने बताया ना आपको। 80-20 का मतलब 80% वो लोग जो विकास के साथ हैं, 20% जो विनाश के साथ हैं, जो आतंक के साथ हैं, अराजकता के साथ हैं। तो मतलब वो मुसलमान है? ये आप कह रहे हैं संदीप जी, ये आपके ये शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। इसीलिए मतलब इस प्रकार से ये डिबेट को डिरेल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र में काम क्या हुआ है, मुद्दों की बात पे उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता 2014 के बाद जागृत हो गई है। हमने पहली बार देखा है कि तो कृषि के क्षेत्र में क्या काम हुआ? चलिए, किसानी एक बड़ा मुद्दा है और मेरा सवाल भी इसी में यही है कि इस बार तकरार होगी क्या? 58 में से 53 जीतने की स्थिति में है, या किसानों की जो नाराजगी थी, 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमाता है ना, 74,171 रुपए का उसके ऊपर कर्ज है ना, 45 लाख करोड़ का उसे नुकसान हुआ है ना 15 साल में एमएसपी पर खरीदी ना होने के चलते। तो क्या वो डैमेज कंट्रोल हो गया, वो नुकसान? हाँ संदीप जी, मैं आपका आभारी हूं कि मैं आपको मुद्दों पे खींच करके ले आया, पहली बात। अब दूसरा, अब किसान में बात करते हैं कि गन्ना किसानों को कितना पेमेंट हुआ करता था, इस बार कितना हुआ है, और ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2007 से 2012 में किसकी सरकार थी? बहुजन समाज पार्टी की। गन्ना किसानों को कितना भुगतान हुआ था? 52,000 करोड़। 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गन्ना किसानों को कितना भुगतान हुआ था? 95,000 करोड़।
2017 से 2021 में 45 लाख गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? अब ये नहीं, अब नहीं इसमें हुई है आपने क्या? बेस ईयर अब नहीं बताया देखिए, ना, आप तो प्रोफेसर हैं। देखिए इसमें होता क्या है, संदीप 2007 से 12 के आंकड़े बता दिए जी। किसी की 50,000 सैलरी थी, 2021 में वो बढ़कर 1.5 लाख हो गई, तो कोई कमाल नहीं हुआ। नहीं संदीप जी, देखिए गन्ना किसान तो उतने ही थे ना, गन्ना किसान तो 45 लाख ही थे। नहीं, ये और यही बताइए गन्ना ना, किसान में जब इतनी बड़ी गन्ने का बढ़ोतरी जो हुई स्टेट है, एडवाइज प्राइस होता है 2017 में 10 रुपए बढ़ाया और अभी 2 महीने पहले 35 रुपए बढ़ाया, बीच में कुछ नहीं बढ़ा। उसमें डीजल की कीमत बढ़ गई 35 रुपए। तो डीजल की कीमत कम भी हुई है संदीप जी। और जब 325 से 350 किया गया है पर क्विंटल रेट में, और जब इतने बृहद स्तर पर बढ़ोतरी हुई है, तो इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। जब गन्ना नहीं, 4 किसानों साल को याद नहीं आई, इतनी 4 बृहद साल स्तर पे, गन्ने की लागत में 1 भी रुपए का इजाफा नहीं हुआ। 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2007 से 21 में कोई इजाफा नहीं हुआ क्या गन्ना किसान को जो पेमेंट हुआ है संदीप जी? मैं बता रहा हूं 1.5 लाख करोड़ का हुआ, वेरीफाई कर लीजिए आप। नहीं नहीं, तो मैं उसको आखिरकार कारण कॉन्टेस्ट नहीं क्या कर है? रहा हूं। जो फिगर आप सही हाँ। देंगे बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, पहला तो मैंने गन्ना किसानों को आपको बात कहा। बात करते हैं धान की। नहीं नहीं, अब गन्ना धान- किसानों की एक मिनट, आप भुगतान की जब बात करते हैं, एक चीज और यहां पर क्लैरिफाई कर दीजिए। 2017 में जब विधानसभा चुनाव के चुनावी प्रचार की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी, तो वो सहारनपुर से की थी। और सहारनपुर में उन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर होगा, वरना ब्याज भी दिया जाएगा। वैसे भी शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1967 का, ये तो कानून है। भुगतान समय पर हुआ क्या? संदीप जी, भुगतान देना अलग बात है, एक भुगतान समय पर होना। संदीप जी देखिए, अब थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल, पूरा समय है। हाँ, पूरा समय है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना प्रोडक्शन में नंबर 1 का है, और गन्ना के क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इसको भी ध्यान में लाने की जरूरत है ना। आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आपको पता होगा ईआरपी से कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आई है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आई है कि नहीं आई है। आज वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं www.kup.com। आज ई गन्ना ऐप है जिसमें 44 लाख किसान डाउनलोड करके बैठे हुए हैं। ई गन्ना ऐप के माध्यम से पारदर्शिता आई है, आज पेमेंट हो रहा है। जितने शुगर मिल बंद हो गए थे 2017 के बाद से, आज हमने देखा है, वो चाहे मुंडरवा की बात करिए आप, पिपराइच की बात करिए आप, तो शुगर मिल को कॉम्प्रिहेंसिवली देखने की जरूरत है। और जब हम इस बात का दावा करते हैं आंकड़ों के आधार पे, तथ्य के आधार पे, सत्य के आधार पे, कि गन्ना किसानों को ऐतिहासिक भुगतान हुआ है, तो इसको स्वीकार करना होगा। अब इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। तो गन्ना के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने कहा है कि ऐतिहासिक भुगतान कहा था और ये किया है। तो इस बात का आत्मविश्वास है हमें इस बात का आत्मविश्वास है कि इन मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अभी आपको याद आया बिजली की दरें आधी करना, वो इतनी महंगी हो गई थी। अब समाजवादी कहती है हम तो मुफ्त बिजली दे देंगे। बिजली की समस्या का ख्याल भी अभी आया चुनाव से ठीक पहले। संदीप जी, घर घर बिजली किसने पहुंचाया? मतलब ये तो आंकड़े बता सकते हैं कि 2017 से पहले कितने घरों में बिजली का कवरेज था। और सिर्फ बिजली ही नहीं, आप हर प्रकार के कवरेज की बात करिए कि पहुंचाया किसने? जिसने पहुंचाया ही नहीं वो बिजली देने की बात कर रहा है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो? तो मतलब आप काम की ताल ठोक रहे हैं, काम को इनाम देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आशुतोष वर्मा, यहां पर बीजेपी ने बढ़त तो ली हुई है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। रैलियां की प्रधानमंत्री मोदी ने, मेरठ में भी, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप को भी उन्होंने याद करते हुए एक यूनिवर्सिटी का नाम की घोषणा कर दी। योगी आदित्यनाथ लगातार इस इलाके में थे और डैमेज कंट्रोल भी करती दिख रही है क्या बीजेपी किसानी मुद्दे पर? और आप क्या सिर्फ आरएलडी की बैसाखियों के सहारे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताल ठोक रहे हैं? नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है। अगर जरा सा पीछे से जाएं, और समाजवादी पार्टी ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद से अपनी सभी प्रकार की फ्रंटलों के और संगठनों के और जो हमारे गठबंधन दलों की यात्राएं शुरू करी थी। और ये शुरू हुआ था लगभग सितंबर के महीने में, और नवंबर 10-11 तक हम लोग पूरे प्रदेश का यात्राएं करके सारे लोगों को बाहर निकाल के तैयार कर चुके थे, वार्म अप हो चुका था। उसके बाद से 10 नवंबर के आसपास माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पहली यात्रा स्टार्ट की, और आचार संहिता लगने से जस्ट पहले 10वें चरण की इन्होंने रथ यात्रा हम लोगों ने पूरी की थी। और रथ यात्रा की सफलता क्या थी आप लोग ने भी देखा और सब लोग ने देखा। जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह। वही आरएलडी की बैसाखी का सहारा ले रहे थे ना।
नहीं, क्योंकि हमारा गठबंधन है, हम कोई बैसाखी क्यों बनाएंगे? बैसाखी कोई हम उसके ऊपर, हम तो ऑलरेडी में हमने 14 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक आप सीट अनाउंस नहीं कर पाए, अभी अंदर खाने पूरे सारे पेंच अभी तक टाइट नहीं हो पाए। गलत कह रहा हूं? ये मुझे लगता है ये एक रणनीति का हिस्सा है, इसको कोई अलग तरीके से ले रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि गठबंधन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि गठबंधन नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूं अभी दिक्कतें आ रही है। नहीं, दिक्कतें मुझे लगता है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटों में कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, चीजें बढ़ी है, आपकी बात मानता हूं, लेकिन चीज क्लियर है। और शायद मुझे लगता है कल या परसों से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि हम लोग किसके साथ क्या जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी नहीं, आप तीसरे नंबर की पार्टी रही है ना इन 58 सीटों पर, गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं आपकी इस बात को सहमत ही करता हूं। हाँ। और शायद इसीलिए शायद राष्ट्रीय लोकदल के साथ, देखिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमने पहली बार गठबंधन नहीं किया है, इसके पहले भी हमने गठबंधन किया है। और हमने जब गठबंधन की शुरुआत करी थी तो चाहे 2017 की 2019 की बात हो, हमने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमारा स्वाभाविक गठबंधन है, इस पे हम सीटों को लेके आगे बताएंगे। तो ये पहला ही गठबंधन था जिसपे हम लोगों ने बात खोल दी। तो ये बात पक्की नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि किसान आंदोलन को लेके वहां पर राष्ट्रीय लोकदल की अपनी स्थिति मजबूत हुई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया, क्या किसान मेरे लिए मरे थे, अब आक्रोश और भी जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी को। और ये जमीनी हकीकत है, और ये जमीनी मतलब आप जाट मुसलमान कंसोलिडेशन पर बैंक कर रहे हैं, मोटा खेल ये है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, संदीप जी, सिर्फ जाट मुसलमान क्या, अगर आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, हर व्यक्ति वहां खेती करता है, कोई जाति देख के खेती नहीं करता है। उतना ही वहां पर जो है अनुसूचित जाति जनजाति, वो मजदूर है, खेतिहर किसान का इतना ही काम करता है। बड़ी बड़ी जमीनें जाटों के पास में है, बड़ी बड़ी जमीनें गुर्जरों के पास में है। वो सब अगर कोई एक जाति का होता तो दूसरी जाति में जाके भारतीय नहीं, वो 36 बिरादरी करती हैं किसानी, लेकिन किसान आंदोलन में ज्यादा पुट जाटों का था, ये भी एक हकीकत है ना। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। तो समाजवादी पार्टी किसी तरीके से कहीं विचलित नहीं है, और बहुत अच्छी तरीके से हम अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश को और पूर्वी दोनों हम लोग, बसपा के साइलेंट वोटर और बसपा बड़ी ताकत है, मैंने आंकड़े बता दिए हैं, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। बात मानता हूं। और आप बीएसपी आपका खेल बिगाड़ सकती है क्या? नहीं, देखिए हम किसी भी पार्टी को कमतर नहीं आते, क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखो तो 0.02% बीएसपी हमसे 2017 में भी आगे, सीट में हम जरूर आगे थे। तो हमको इस बात का एहसास है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर वोट है। लेकिन अभी एक बहुत बड़े अखबार ने एक स्टोरी की थी कि पिछले 82 दिनों से बहन जी का पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है, और चुनाव में सिर्फ 1 महीना रह गया है। आप खुद समझ लीजिए, वोटर बहुत समझदार है, वो जानता है कि लड़ाई को कौन आगे ले जा सकता है। लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे। धर्मवीर चौधरी, क्या बीएसपी पिछड़ती दिख रही है? ये तो वो इलाका है, यहां पर आप हमेशा मजबूती दिखाते आए हैं। संदीप जी, अगर कवाल के कांड को जो ये समाजवादी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से एक दंगा कराया था और बीजेपी ने उसकी फसल को काटा था, तो अगर कवाल के कांड की फसल को अगर निकाल दें तो यह बीएसपी का गढ़ था, बहुजन समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़ है और गढ़ रहेगा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। आपने सारे आंकड़े बताए हैं, ये आंखों में धूल झोंक करके, हिंदू मुस्लिम करा करके, भाई को भाई से लड़ा करके, ये परफॉर्मेंस उस तरीके की इनकी आई थी। कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती संदीप जी। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20% जाट, 22% से ज्यादा दलित और 22% करीब मुस्लिम समाज के लोग ये तय कर चुके हैं कि अब बीजेपी की हांडी को नहीं चढ़ने देंगे। ये बीजेपी वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा मुस्लिमों को धोखा दिया, सबसे ज्यादा दलितों को धोखा दिया, सबसे ज्यादा जाटों को धोखा दिया। जाट आरक्षण के रूप में पहली बार किसी जाति का अगर आरक्षण खत्म हुआ तो 17 मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण जाटों का आरक्षण निरस्त किया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2015 में अपने निवास पर बुला के कहा कि मैं आपको आरक्षण दूंगा। वो कोरा झूठ साबित हुआ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन अमित शाह जी ने यह कहा वीरेंद्र सिंह के निवास पर कि हम आपको आरक्षण देंगे, वो कोरा झूठ साबित हुआ।
ये काले कानून लेकर के आए, उन काले कानूनों में इन्होंने विपक्ष से कोई सलाह नहीं करी, किसान संगठनों से कोई सलाह नहीं करी, इन्होंने थूक करके चाटा, लेकिन 750 किसान मर गए, शहादत हो गई। और ये किसान के रूप में जो जाट बैठा था, संदीप जी 300 साल का इतिहास पढ़ लेना, अगर 2014 में ये जाट इनके झंडे को ऊपर कर सकता है तो 2022 में और 24 में इनको मिट्टी में मिला देगा। तो आपके साथ है क्या? सवाल तो ये है धर्मवीर चौधरी, सुनिए, चुनावी सभाएं तो अभी संबोधित नहीं कर सकते ना, तो चुनावी सभा स्टूडियो में ना खड़ी कीजिए। सुनिए, आप जो ताल ठोकते आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं बताता हूं वो, आपको। अरे सुनिए ना, सवाल सुनिए ना धर्मवीर चौधरी, सवाल सुनिए, उतावले मत होइए। दलित और मुसलमान वोट बैंक का एक समीकरण बनाते थे, इस बार क्या मुसलमान समाजवादी के साथ जा रहा है? नहीं, देखिए संदीप जी, मुझे आप 10 सेकंड दीजिएगा। 125 रुपए से 250 रुपए गन्ने का मूल्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में किया। 41,000 की भर्ती में निष्पक्ष भर्तियां हुई थी। हमारी कम्युनिटी के 17,000 बच्चे भर्ती हुए थे बगैर किसी रिश्वत के। और यही 27% की अगर भर्ती मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में हुई तो सारे यादव महासभा के लोग भर्ती होते थे। ये जो मुस्लिम का, जाट का और दलित का, सर्व समाज का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आज सहारनपुर में इमरान मसूद के नाम को आप ले रहे थे, वहां से तत्कालीन अभी वर्तमान में हमारे सांसद फलजुल रहमान है, अमरोहा से सांसद हमारे जो है दानिश भाई हैं, गुर्जर समाज से बिजनौर में है। ये सारा समीकरण जो है ये बहुजन समाज, तो मतलब आप कह रहे हैं दलित मुसलमान जाट का कॉम्बिनेशन आपके साथ है। समाजवादी पार्टी तो जाट और मुसलमान के कॉम्बिनेशन पर बैंक कर रही है, आप ताल ठोक रहे हैं, आपके साथ हैं। और मायावती रैली नहीं कर पाई है, ये कमजोरी साबित होगी क्या आपके लिए? बिल्कुल हमारे साथ है। मायावती का मैदान में ना उतरना, रैली ना करना, अब रैलियों पर प्रतिबंध है। इन लोगों की भर्ती, संदीप जी, बहन जी 1 साल से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, 1 साल से लखनऊ में रह रही हैं। लगातार कैडर के साथ में संवाद बहन जी का चल रहा है। कल भी लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग बहन जी ने बुलाई थी कार्यकर्ताओं की। जमीन पर नहीं आई ना, जिलों में जो आती थी वो काम नहीं हो पाएगा। पर 1 मिनट, आपने इमरान मसूद का भी जिक्र कर दिया। सुप्रिया श्रीनेट, कांग्रेस ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी आते दिखाई दिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं के लिए सीट दी जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका कभी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, यह कमजोर कड़ी रही है। कमजोर कड़ी में कुछ मजबूती ला पाए आप? मैं 2 बातें सबसे पहले कहना चाहती हूं संदीप जी, और जैसे आपने सबकी बात सुनी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को साधुवाद दे रही हूं कि वो योगी जी को उन्हीं के सामने आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुद्दों की बात होनी चाहिए, वो कह रहे हैं वो युवा हैं, मुद्दों पर खींच कर लाइए बहस को। बड़ा अच्छा सुझाव आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने 4 काम किए हैं योगी जी ने। उन्होंने जगहों के नाम बदले हैं, धराया है, धमकाया है, शासन धृतराष्ट्र बन के चलाया है और जबरदस्त पिटवाया है लोगों को। तो सच तो यह है कि अगर आप ये सारे काम हटा दीजिए तो इनको अमेरिका की सड़कें और वेस्ट बंगाल के पुल और आंध्र प्रदेश के बांध दिखाने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाइना का एयरपोर्ट दिखाते हैं, ये तो इनके विकास का नाम है। और ये जो एमएसपी पर आप बहस कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लड़कों की शहादत हुई है। आपको लगता है वो भूल जाएंगे कि आपने उनको मवाली और नक्सलवादी बनाया? आपको लगता है कि वो ये भूल जाएंगे कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति सतपाल मलिक जी ने ये कहा कि जब वो प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने कहा 500 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, तो उन्होंने कहा मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। आपको लगता है ये चीजें उनको नहीं याद आएंगी? और बार बार ये जो गन्ना भुगतान की बात हो रही है, अरे प्रभु, हर साल एमएसपी बढ़ता है तो ऑब्वियसली पे आउट बढ़ेगा। आपने तो मैनिफेस्टो में 400 कहा था गन्ना, आप तो 385 तक नहीं दे पा रहे हो, तो इसकी असलियत बताइए। मैं एक और बात करना चाहती हूं, और यह बात इसलिए करनी जरूरी है
क्योंकि कहीं पर अगर मुद्दों की बात होगी ना तो सवाल पूछे जाएंगे, नारी सुरक्षा पर, किसानों पर, बेरोजगारों पर, कम आय पर, उनमें से कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। तो अब्बा जान, कब्रिस्तान, 80-20, ये किस तरह की बातें हैं? आप इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक मठ के मठाधीश हैं। आपको तो अपना हर एक शब्द सोच सोच के और नाप तोल कर बोलना चाहिए। क्या आप इस प्रदेश के 20% लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या वो ये कहना चाहते हैं? तो आप तो काम की बात कर रही है ना सुप्रिया श्रीनेत। मेरा अपना मानना एक मिनट, आप तो काम की आपने बात करी, एक मिनट, आप काम की बात कर रही है ना, आप मुद्दों की बात कर रही है। आपकी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा भी एजेंडा सेट कर रही है। आप ही के लोग क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? इमरान मसूद कहते हैं कि हाँ थैंक यू राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, लेकिन कांग्रेस तो बहुत कमजोर है, लड़ाई लड़नी है, विकास करना है यूपी का, तो समाजवादी के साथ जाना होगा। ये आपके नेता कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा है संदीप जी, मैं इन सवालों से भागती नहीं हूं। हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक समीकरण होता है, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, और अगर इमरान भाई को लगा कि उनको शायद जीत सपा से ज्वाइन करके मिल सकती है तो वो गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर सिटिंग एमएलए हमारे पास गोवा में आ रहे हैं, हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि खत्म हो गई गोवा में बीजेपी, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है चुनाव में आया राम गया राम जो भाजपा ने एक प्रचली चला दी है वो चल रही है। लेकिन मैं अंत में नहीं, आपके यहाँ ये कंटिन्यूअस एक्सोडस की कहानी हो गई है। जब तक इस देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बना रहेगा, नहीं मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए बोलने लगे आप लोगों की तरह करने लगे। इस देश में जब तक अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तब तक भाजपा कहीं पर भी सत्ता में वापस आने के सपने देखने छोड़ दे, क्योंकि लोग आपका ढोंग, लोग आपका आडंबर और लोग आपकी नैतिकता जो आप बेचकर खा गए अच्छी तरह से समझ गए। नरसंहार किया उसके लड़के ने, उसको आप गृह राज्य मंत्री बनाकर बैठे हैं और आप बात करते हैं चुनाव जीतने की। चलिए मुंगेरी लाल के सपने हसीन थे, आपके भी हैं। गुरु रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि दो पार्टियों ने आप पर हमला किया, बीएसपी ने समाजवादी पर ज्यादा हमला किया। क्विक रिस्पॉन्स, फिर मैं सुकेश के पास जाता हूं। नहीं, इमरान भाई वही हैं कि बोटी बोटी काट देंगे, और यही ओसामा जी, हाफिज सईद जी, ये आतंक और अराजकता वाली पार्टी, आतंकवादियों को पोषित करने वाली पार्टी, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता आईना दिखा चुकी है। विधायक कितने हैं उनके, वोट प्रतिशत कितना था उनका? मुझे लगता है कि जो पार्टी हाशिए पे आ चुकी है, जिनका ना कोई नेतृत्व है, उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, नेता कौन है, नेतृत्व क्या है, नियत क्या है? तो मुझे लगता है कि आज मुद्दों पे बात करिए ना। हवा हवाई बात करते हैं, कहीं भी अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है आपकी, और आप बीजेपी को भाषण देते हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े की बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, महिलाओं को अपने पार्टी में कितना स्थान दिया है, अपने संगठन में कितना स्थान दिया है। पंजाब में तो आपकी सरकार है, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वहां तो लगता है कि बहुत ही ज्यादा सम्मान दे दिया आपने महिलाओं को। इसीलिए देश की जनता पहचान चुकी है। अजय मिश्रा टेनी का एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गुरु सुप्रिया श्रीनेत ने। मैं बता तो रहा हूं आपको, हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं संदीप जी, हवाबाजी नहीं। अब उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, वो समझ चुकी है। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जाए, कहा जाए मुख्य आरोपी बेटा है, सोची समझी साजिश थी, तो कोई नैतिकता का तकाजा अप्लाई नहीं करता अजय मिश्रा टेनी पर? एसआईटी की रिपोर्ट आ गई ना संदीप जी, एसआईटी की रिपोर्ट आई है, और एसआईटी केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो मुझे लगता है कि ये तो कोर्ट को तय करने दीजिए ना। अब कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, जुडिशियल प्रोसेस में आस्था। कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। न्यायिक प्रक्रिया में आस्था नहीं है क्या सुप्रिया? 30 सेकंड्स। भाजपा कर सकती है। न्यायिक प्रक्रिया में आस्था है, लेकिन इस देश में पब्लिक लाइफ में होने वाले हर व्यक्ति की नैतिकता पर भी सवाल है, और इसीलिए सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेंशन। आपका लड़का दोषी है नरसंहार का, गाजर मूली की तले रौंदने का, और आप इस देश के गृह राज्य मंत्री बनकर गृह मंत्री के साथ स्टेज साझा कर रहे हैं। गजब बेशर्मी और गजब अनैतिकता है। इसका तो आपको जनता ऐसा सबक सिखाएगी, इंतजार करिए।